वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 200 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, 12th क्लास की हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राजा, किसान और नगर। लगभग 20 प्रश्न इस टॉपिक से निकलते हैं, 2 से 3 स्टेटमेंट वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 200 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना है सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशैन द्वारा की गई थी। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हरिशैन चंद्रगुप्त का राजकवि था। अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 विकल्प में। हरिशैन किसका दरबारी कवि था, राजकवि था? तो समुद्रगुप्त याद रखिएगा, गलत है यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशैन के द्वारा की गई, पहला ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखी गई, दूसरा वाला सही है। तो जहां जहां थर्ड है उसको एलिमिनेट करो तो जरा, इसका आंसर हो जाएगा अभी 1 और 2। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशैन ने संस्कृत में की, जो समुद्रगुप्त का राजकवि था। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में घटनाएं, सूची 2 में है उनकी तिथि। प्रिंसेप कौन? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जाना कब? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब? कनिष्क का राज्यारोहण कब? अरबों की सिंध पर विजय कब? देखिए, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा जाना अलग से प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। एक अलग से प्रश्न कब पढ़ा था? 1838 में। तो यहाँ से ही बनेगा प्रश्न, यहाँ से ही बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 हो गया। कनिष्क का राज्यारोहण हो गया 78 ईसा पूर्व में, और अरबों की सिंध पर विजय हो गई 712 ईस्वी। तो ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3। ए का हो गया 4 और बी का हो गया 3। जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए। ए का 4, बी का 3, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अभिलेखों को पढ़ा जाना अशोक के 1838 में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईसा पूर्व, और अरबों की सिंध पर विजय 712 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। और शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। और सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है चौथी लाइन पर प्रश्न बनाकर, सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने जारी किए, ठीक है। चौथा, शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए, भी ठीक है। आहत सिक्के तांबे चांदी में ढाले गए, ठीक है। सिक्कों को जारी करने का अधिकार ऐसा नहीं है केवल राजा के पास था, गलत है ये। तो अधिकतर केवल किंतु परंतु वाले जो स्टेटमेंट जो बाउंडेशन पैदा करते हैं वो गलती होते हैं एग्जाम्स में, मतलब 90% गलत होते हैं। तो सिक्कों को जारी, सिक्के राजा के अलावा व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों द्वारा भी जारी किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। कुषाण राजाओं के सिक्कों का आकार तथा वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों के समान था। और दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं में बंधा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन वसूला जाता था। धनी व्यापारियों को मसत्थुबन तथा सतवाह सतवाह कहा जाता था। सत्तवाह कहा जाता था। मसाले, कपड़े तथा जड़ी बूटियां अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, यहां पर ये तीनों के तीनों कथन डी है इसका आंसर, 1 2 3।
तो उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नदी मार्गों तथा भूमार्गों का प्रयोग बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए किया जाने लगा और मध्य एशिया तथा उससे भी आगे के भूमार्ग का वर्णन मिलता है। समुद्र तट के कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका से पश्चिमी एशिया और बंगाल की खाड़ी से चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और वे इन मार्गों पर व्यापारियों से उनकी सुरक्षा के बदले धन वसूलते थे। तमिल भाषा में मसथुबन और प्राकृत भाषा में सतवाह और सेठी व्यापारियों को कहा जाता था। देखिए, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। श्रेणी किसे कहा जाता था? जमींदार वर्ग, किसान वर्ग, जाति व्यवस्था या उत्पादकों और व्यापारियों का संघ? उत्पादकों और व्यापारियों का संघ भी है इसका आंसर। देखिए, उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ये कच्चा माल खरीदने तथा वस्तुओं के निर्माण के लिए स्वतंत्र थे। ये श्रेणियां। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ह्वेनसांग के आगमन के समय तक पाटलिपुत्र खंडर में बदल चुका था और मौर्य काल में पुहार समुद्र तट पर बसा नगर था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा व्यवसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था या थी। बिल्कुल ये करेक्ट है। यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट, ये है इसका आंसर 1 2 3। तो 7वीं सदी में जब ह्वेनसांग भारत आया तो उसने पाटलिपुत्र का वर्णन एक खंडर के रूप में किया और मौर्य काल में प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे और पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे तथा उज्जैनी भूतल मार्ग के किनारे बसा था। पुहार समुद्र तट पर बसा नगर था और मथुरा मौर्य काल में व्यावसायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भूमिदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहते थे। दान की गई भूमि में केवल पुलिस और सैनिकों को प्रवेश की अनुमति थी। कौन सा सही है? अग्रहार ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को कहते थे। ठीक है। देखिए, दान में दी गई जो भूमि थी उस पर पुलिस और सैनिकों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ठीक है, इन दोनों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो पहला वाला सही केवल। अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था और इस पर भूमि कर नहीं वसूला जाता था और ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो पहला वाला सही है। दान की गई भूमि या गांव में पुलिस तथा सैनिकों का प्रवेश वर्जित था। तो दूसरा वाला गलत है। भूमिदान के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत हुआ। सामंतों ने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाना शुरू कर दिया। भूमिदान से राज्य तथा किसानों के मध्य संबंध अधिक स्पष्ट हुए। कौन सा गलत है इसमें? देखिए, भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि इसके कमजोर होने के साक्ष्य मिलते हैं। सामंतों ने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाना शुरू कर दिया था। ठीक है, किसी को भूमिदान में दोगे तो समर्थन करेगा वो। भूमिदान से राज्य तथा किसानों के मध्य अधिक जो संबंध है वो अधिक स्पष्ट हुए। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। तो गलती ढूंढना अपने को, यह है इसका आंसर। देखिए, भूमिदान से राजनीतिक प्रभुत्व के दुर्बल होने के संकेत मिलते हैं, ना कि मजबूत। तो गलत है पहला वाला। दूसरा वाला सही है। राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भी भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने आरंभ किए। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के मध्य संबंध जो है वो स्पष्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर सामंतों का अधिकार नहीं था, जैसे कि पशुपालक हो गए, संग्राहक हो गए, शिकारी आदि। संभवतः ऐसे लोग अपने जीवन तथा आदान प्रदान का विवरण नहीं रखते थे। तो तीसरा वाला सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक नरेश से हुआ। महिलाओं की स्थिति पर यह प्रश्न है। ठीक है, यहाँ जो
प्रभावती गुप्त है उसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो उस समय की महिलाओं को प्राप्त नहीं थे। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की पुत्री थी और प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक नरेश से हुआ था। तो सी है इसका आंसर। देखिए प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिसका विवाह वाकटक वंश में हुआ था। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए उस समय जो है महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति, और ये बोलते हैं धर्मशास्त्र, संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। लेकिन एक अभिलेख के अनुसार ये जो प्रभावती थी, प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामिनी थी। प्रभावती भूमि की स्वामिनी थी और उसने दान भी किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। यह है शब्द, यह है संबंधित अर्थ। गृहपति कौन है, बेल्लालार कौन है, उलवर कौन है, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए गृहपति के सामने लिखा है जमींदार तथा छोटे किसान, बेल्लालार के सामने बड़े जमींदार और उलवर हलवाहा। उलवर या हलवाहा ठीक है ये तो। बेल्लालार हो गए बड़े जमींदार, ये भी सही है। और गृहपति छोटे किसान या जमींदार को कहा जाता था। सारे के सारे सही हैं ये। 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा डी। गृहपति इंपॉर्टेंट है, पहले भी यूपीएससी ने भी एग्जाम्स में पूछा है सीधे सीधे गृहपति कौन थे। तो जमींदार या छोटे किसान। तो सारे के सारे करेक्टली मैच हैं ये तो। देखिए बौद्ध ग्रंथों में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों छोटे किसान तथा बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। और पाली भाषा में गृहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसान तथा जमींदारों के लिए किया जाता था। तो पहला वाला सही सुमेलित है। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधानों का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि वेल्लालार या बड़े जमींदार, हलवाहा यानी उलवर, दास, अड़ीमई। ठीक है, हलवाहा के सामने उलवर लिखा तो वो करेक्ट हो गया थर्ड वाला। बेल्लालार या बड़े जमींदार। उल्लेखनीय है कि गृहपति जो है घर के मुखिया को भी कहा जाता था। कभी कभी नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों के लिए तथा व्यापारियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता था गृहपति का। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में विचार करेंगे। लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था। नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग महाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब तथा राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ और उपज बढ़ाने का एक तरीका कुओं तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। शिल्पाधिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई है और कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा और पृष्ठ भाग में देवता का अंकन है। कौन सा सही है इसमें? इंपॉर्टेंट है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है, न कि तेलुगु। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, बाकी दूसरा वाला सही है। तो शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य है, पहला वाला गलत है। कथन 2 सही है क्योंकि कनिष्क के सिक्कों पर अग्रभाग में राजा तथा पश्चिम भाग में देवता की आकृति अंकित है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। राजा को दैवीय स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस या किन माध्यमों को अपनाना पड़ता था? देवी देवताओं के साथ अपने नाम को जोड़ना, विशालकाय मूर्तियों का निर्माण, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना। राजा को दैवीय स्थिति प्राप्त करने के लिए किन या किस माध्यमों को अपनाना पड़ता था? देवी देवताओं के साथ अपने नामों को जोड़ना, विशालकाय मूर्तियों का निर्माण, बड़ी बड़ी उपलब्धियां धारण करना, उपाधियां धारण करना। बिल्कुल सारे के सारे सही है, डी है इसका आंसर 1 2 3। तो राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था और मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर शासकों तक ने इसे अपनाया। कुषाण शासक इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास नाट के देवस्थान पर
कुषाणों द्वारा मूर्तियां स्थापित की गईं और कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त कई शासकों ने देवतुल्य स्थान प्राप्ति के लिए देवपुत्र की उपाधि भी धारण की। संभवतः कुषाण शासक चीनी शासकों से प्रेरित होंगे जो स्वयं को स्वर्ग गुप्त कहते थे, स्वर्ग पुत्र कहते थे। ठीक है, जो कुषाण शासक हैं वो चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे। चीनी शासक जो हैं स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे। नंबर 14 पर आ जाइए। मौर्य काल के संदर्भ में दो कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे और स्वर्णगिरी बंगाल में स्थित सोने की खाद्यान्न थी। स्वर्णगिरी यानी सोने का पहाड़ कर्नाटक में स्थित सोने की खाद्यान्न थी। गलत है यहाँ पर दूसरा वाला, पहला वाला सही है केवल। तो तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, पहला वाला करेक्ट हो गया। जबकि स्वर्णगिरी अर्थात सोने का पहाड़ कर्नाटक में स्थित सोने की खाद्यान्न थी, ना कि बंगाल में। मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्रों का वर्णन मिलता है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य इसमें शामिल थे? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, अंग, काशी। मौर्य साम्राज्य में कौन कौन? पाटलिपुत्र तो राजधानी होगी, सबसे पहले तो इसको लगाइए। कूट भी देख लेते हैं इसका एक बार, ये तो 2 से शुरू होता तो ये तो होगा नहीं। तो पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हो गया, पहला दूसरा हो गया, स्वर्णगिरी भी तो हो गया। काशी को हटा दीजिए, अंग को हटा दीजिए, 1 2 3 हो गया इसका आंसर। इसमें भी पाटलिपुत्र नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और स्वर्णगिरी यानी सोने का पहाड़, वर्तमान में कर्नाटक। इन सब का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 कथन है पर कौन सा इसमें सही होगा? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा तमिल तथा संस्कृत वाङ्मय में मिलता है और अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों में किया गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है या पाली भाषा में है? प्राकृत भाषा में ही है, तो तीसरा वाला तो सही हो गया। अब जहाँ जहाँ 3 है वही आंसर होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक है, तो पहला भी सही हो गया, तीसरा भी सही हो गया, और 1 और 3 को पकड़ो। अब मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा गलत है, क्योंकि अरमाइक और यूनानी लिपियों का जो प्रयोग है वो पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त कुछ अभिलेखों से मिलता है, न कि दक्षिण भारत। तो गलत है यहाँ पर चौथा वाला स्टेटमेंट। जहाँ जहाँ 4 है उसको हटा दीजिए, 1 में ही है केवल। देखिए, मौर्य साम्राज्य से संबंधित अभिलेखों में से अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों से नहीं हुआ है, तो चौथा गलत है। पश्चिमोत्तर से प्राप्त सहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त शरेकुन अभिलेख अरमाइक और यूनानी लिपि में है। तो पश्चिमोत्तर होना चाहिए वहाँ पर, न कि दक्षिण भारत। तो कथन 4 गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। तो ये शक्तिशाली राज्य के रूप में क्यों उभरा, इसके कुछ कारण बताए हैं इतिहासकारों ने। कौन कौन से वो कारण थे? अच्छी उपज, लोहे की खाद्यान्नें, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता, गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन सुलभ हो जाना। अच्छी उपज थी, गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन सुलभ हो गया था, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्ध था और लोहे की खाद्यान्नें। सारे के सारे सही हो गए। तो उपरोक्त सभी ये कारण थे मौर्य साम्राज्य के फलने फूलने के। तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध
मगध के। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। मगध क्षेत्र में खेती की जो उपज है वो खास तौर पर अच्छी होती थी। लोहे की खाद्यान्नें भी आसानी से उपलब्ध थीं, जिससे उपकरण तथा हथियार बनाना सरल होता था। और जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। गंगा तथा इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। उपनदियां यानी सहायक नदियां। 18 प्रश्न है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कौन सा इसमें सही होगा? चार चार है यहाँ पर। जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहाँ लोग वस जाते थे। इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशाला नामक स्थानों की रचना शुरू की। धर्मशाला नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्र करना अवैध माना जाता था। और शासकों का प्रमुख कार्य किसानों व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। शासकों का प्रमुख काम, बिल्कुल, शासकों का प्रमुख काम किसानों व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। और इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशाला नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। ये भी ठीक है। जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहां लोग बस जाते थे। ये भी ठीक है। ये सी वाला गलत है और यही आंसर होगा, मतलब इससे एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 1 3 4 इसका आंसर होगा। हाँ सॉरी, 1 2 4 इसका आंसर होगा। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इस समय जो है पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन एकत्र करना वैध माना जाता था। ये धन एकत्र करने का उस समय एक तरीका था, न कि अवैध। तो सी वाला, मतलब तीसरा वाला जहाँ जहाँ है उसको हटाओ, तीसरे वाले को हटाओ, उससे एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 50% तो हो गया। 1 2 4 सी है इसका आंसर। तो जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड था जहाँ कोई जन अर्थात लोग कुल या जनजाति वस जाती थी। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत तथा संस्कृत दोनों में मिलता है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा वाला भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि उस समय संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करो और धन एकत्र करो। ठीक है। शासकों का काम किसानों व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। 20 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में राजा का शासन होता था। गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में राजा का शासन नहीं होता था, लोगों का शासन होता था। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी 16 की गिनती है, वहाँ भी 14 15 होता तो गलत हो जाता पहला भी। देखिए बौद्ध तथा जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में यानी अंगुत्तर निकाय महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि वज्जी हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, गांधार हो गया, अवंती हो गया, जैसे राज्य। इसके अलावा और भी हैं, तो पहला वाला सही हो गया। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का शासन होता था। ठीक है, कई लोगों का समूह शासन करता था, ऐसा नहीं कि केवल राजा। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। तो दूसरा वाला है कथन गलत। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा। कब पढ़ा वो भी अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1838 में। ब्राह्मी तथा खरोष्टी का प्रयोग प्राचीन सिक्कों तथा अभिलेखों में किया गया। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तमिल तथा पाली भाषा में अभिलेखों की रचना नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? की गई, बिल्कुल की गई। गलत तीसरा चौथा वाला स्टेटमेंट। तो जहाँ जहाँ 4 है उसको हटा दो। 1 2 3 सी है इसका आंसर। सी है इसका आंसर। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को पढ़ा और इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। तो पहला और दूसरा सही है। तीसरा वाला भी सही है, क्योंकि प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थीं। चौथा गलत है, क्योंकि तमिल
पाली और संस्कृत भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, और यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एनसीईआरटी की किताबों को नहीं पढ़ते हैं, और एग्जाम्स में प्रश्न इससे बनते हैं, स्टेट पीसीएस में बनते हैं, यूपीएससी सिविल सेवा में बनते हैं। धन्यवाद।